हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू काविस अकेडमी। यहाँ पे हम बात करेंगे DU एंट्रेंस एग्जाम MSc जोलॉजी 2016 पेपर सॉल्यूशन। ओके, तो ये पार्ट थर्ड है। इस पार्ट थर्ड के अंदर हम नेक्स्ट 25 क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। तो जो भी मेरे इस चैनल पे न्यू है तो मैं आपको बता दूँ, मेरे इस चैनल पे आपको 2019, 18, 17, 16 ओके एंड 14 इन सब की पेपर सॉल्यूशन अवेलेबल है, तो आप प्ले लिस्ट में जाके चेक कर लेना। एंड 2015 का पेपर मेरे पास अवेलेबल नहीं है, तो अगर अगर आपके पास हो तो मुझे मेल कर देना। अदरवाइज़ टेलीग्राम ग्रुप है मेरा, वो भी डिस्क्रिप्शन में दे रखा है लिंक, तो वहाँ पे मुझे सेंड कर देना। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। Now, before we starting this video, please subscribe my channel. Now, question number 51. Growth hormone is known to have anti-insulin activity because it. तो जो ग्रोथ हार्मोन है, ओके, तो ग्रोथ हार्मोन एंटी इंसुलिन एक्टिविटी रखता है। क्यों रखता है? बिकॉज ये क्या करता है कि जो इंसुलिन, एंटी इंसुलिन मीन्स ऑल ओवर इंसुलिन की जो एक्टिविटी है उसको सप्रेस करेगा। ओके, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट में देखो कहाँ दे रखा, सप्रेस द एबिलिटी ऑफ इंसुलिन, तो ये होता है आपका करेक्ट। ओके, इनहेंस तो नहीं करेगा, ये तो ऑटोमेटिकली इनकरेक्ट हो गया। तो यहाँ पे अगर ये इंसुलिन को सप्रेस कर रहा है तो ऑटोमेटिकली आपकी जो ग्लूकोज है उसको क्या कर रहा है, इनहेंस कर रहा है। तो यहाँ पे क्या दे रखा है, ऑप्शन नंबर थर्ड में देखो सप्रेस दे रखा है, तो ये भी इनकरेक्ट हो गया बिकॉज दे इनहेंस द ग्लूकोज सिंथेसिस इन दी लीवर। ओके, तो ये सप्रेस दे रखा है तो होगा नहीं। नाउ स्टिमुलेट इंसुलिन सिक्रेशन, स्टिमुलेट तो करता नहीं, ये सप्रेस करता है। तो ऑल ओवर आपका जो आंसर है दैट इज द ऑप्शन नंबर फर्स्ट, ए करेक्ट है। क्यों करेक्ट है? बिकॉज यहाँ पे क्वेश्चन में ऑप्शन में दे रखा है दे सप्रेस द एबिलिटी ऑफ इंसुलिन टू स्टिमुलेट अपटेक ऑफ ग्लूकोज इन पेरिफेरियल टिश्यू। ओके, सो ऑप्शन नंबर आपका ए होता है करेक्ट। ग्रोथ हार्मोन के बहुत सारे फंक्शंस होते हैं, लाइक कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म, फैट मेटाबॉलिज्म और आयंस मेटाबॉलिज्म, तो ऑल ओवर इसके फंक्शंस होते हैं। ओके, तो जो कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म में यही होता है कि उसमें ग्लूकोज के लेवल को रेगुलेट करता है। ओके, सो ऑप्शन नंबर फर्स्ट है आपका करेक्ट। Now, question number 52. A mechanism that can cause a gene to move from one linkage group to another linkage. तो यहाँ another is okay. तो यहाँ पे क्या होता है कि ये प्रोसेस, ये जो है टॉपिक, ये मैंने आपको अच्छे से बता रखा है, ये क्वेश्चन रिपीटेटिव एज इट इज़। तो यहाँ पे सबसे पहली चीज़ आती है इन्वर्जन। इन्वर्जन में क्या होता है कि कोई लाइक क्रोमोजोम है, ओके, अगर ये क्रोमोजोम के लाइक ABCD, ओके, मान लो कि ABCD एक जीन है, ओके, इस क्रोमोसोम के ऊपर, तो अगर ये 180 डिग्री रोटेट हो जाए, 180 डिग्री इन्वर्स हो जाए, लाइक यहाँ पे ABCD है तो आपका हो जाएगा DCBA, तो 180 डिग्री अगर रोटेट हो जाए तो दैट प्रोसेस नॉन एज द इन्वर्जन। ओके, तो मीन्स ये क्रोमोसोम है, इसका कुछ सेगमेंट 180 डिग्री रोटेट हो गया ना, तो उसको हम बोलते हैं इन्वर्जन। सेकेंड चीज़ क्या आती है, ट्रांसलोकेशन। तो ट्रांसलोकेशन इज द करेक्ट आंसर। वाई? बिकॉज यहाँ पे क्या होता है कि लाइक ये क्रोमोसोम है, ओके, एंड इसका दूसरा क्रोमोसोम है, ओके, मान लो कि ये क्रोमोसोम है, ये दूसरा क्रोमोसोम है, तो दोनों के कुछ सेगमेंट आपस में ट्रांसलोकेट हो जाए। कैसे? देखो, ये क्रोमोसोम यहाँ पे है एंड यहाँ पे ऐसे बनाती हूँ, एंड इसका ऐसे, मीन्स ऑल ओवर क्या हुआ, इसका सेगमेंट यहाँ पे चला गया, इसका सेगमेंट यहाँ पे चला गया, ये क्या हो गया, ट्रांसलोकेट हो गया, है ना, दो क्रोमोसोम के बीच में ट्रांसलोकेशन हो गया। तो ये प्रोसेस होती है आपका द जीन टू मूव फ्रॉम वन लिंकेज टू अनदर इज कॉल्ड एज द ट्रांसलोकेशन। ओके, सो ऑप्शन नंबर फर्स्ट सेकेंड है आपका करेक्ट। डुप्लीकेशन में वही डुप्लीकेशन होता है, क्रॉसिंग ओवर, नॉन सिस्टर क्रोमेटिन के बीच में क्रॉसिंग ओवर होना होता है ना। सो ऑप्शन नंबर बी है आपका करेक्ट। Now, question number 53. In an organ of Corti, apical projection of the hair cell are in intimate contact with. तो यहाँ पे क्या होता है कि जो ऑर्गन ऑफ कॉर्टी, ये क्या है, ये आपका जो इनर ईयर है उसके ऑर्गन में आता है, लोकेटेड इसके अंदर, एंड ये क्या है, लोकेटेड विद इन दी क्लोकिया एंड कंट्रीब्यूट टू ऑडिशंस। ओके, सुनने में उसमें हेल्प करती है। तो ऑल ओवर ये जो है इसका क्या होता है, प्रोजेक्टेड ऑफ हेयर आर इंटीमेट कॉन्टेक्ट विद द टेक्टोरियल मेम्ब्रेन। ओके, सो ऑप्शन नंबर डी होता है आपका करेक्ट। इसमें आपको क्या करना है कि जो ईयर है, ईयर के बारे में थोड़ा डीप नॉलेज ले लेना। ओके, ईयर के बारे में लाइक आपके रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स के बारे में, उसके क्या टाइडल वॉल्यूम वीज वगैरह पूछते हैं, एंड आपका जो किडनी है ना, एंड हार्ट के बारे में। तो ये जो 3-4 ऑर्गन्स है उसके बारे में अच्छे से फिजियोलॉजी, ह्यूमन फिजियोलॉजी थोड़ा अच्छे से देख लेना। ओके, थोड़ा डीप ही देखना, हार्ट एंड ईयर का थोड़ा डीप ही पूछा जाता है। एंड हाँ, ईयर की
जो आई की जो भी डिफेक्ट है उसके बारे में भी आप एक बार देख लेना. ओके. नाउ क्वेश्चन नंबर 54. स्वीटनर डॉट आर एसोसिएट विद मलेरिया एंड एक्सक्लूसिवली फाउंड इन. तो ये क्या होता है? दैट इज एनी ऑफ द फाइन राउंड यूनिफॉर्म रेड येलो स्टैंडिंग डॉट अकर इन द रेड ब्लड सेल एंड इन्फेक्टेड विद प्लाज्मोडियम वाइवेक्स एंड द ऑवेल. सो ऑप्शन नंबर कहाँ है दे रखा है? ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है ना. ऑप्शन नंबर बी, वाइवेक्स एंड द ऑवेल. सो ऑप्शन नंबर बी होता है आपका करेक्ट. Now, question number 55. The part of nematoblast which does not allow the capsule of nematocyte to come out is. तो यहाँ पे ये क्वेश्चन अगेन रिपीटेटिव है एंड इसका आंसर है दैट इज द लेसोसेल. ओके. सो ऑप्शन नंबर ए होता है आपका करेक्ट. नाउ क्वेश्चन नंबर 56. ट्राइग्लिसरोल ट्रैवल थ्रू lymphatic vessel in the form of small particle is called. तो कोलेस्ट्रॉल एंड जो ट्राइग्लिसरोल है ना, ये ट्रैवल होते हैं इन द फॉर्म इज कॉल्ड द काइलोमाइक्रोन. ओके. सो ऑप्शन नंबर डी होता है आपका करेक्ट. नाउ क्वेश्चन नंबर 57. द एंड प्रोडक्ट ऑफ ग्लाइकोलाइसिस इन आरबीसी इज. तो ग्लाइकोलाइसिस के अंदर एंड प्रोडक्ट, तो आपको पता है कि जो ग्लाइकोलाइसिस प्रोसेस है आरबीसी के अंदर वो एनारोबिक एस्पिरेशन होता है. मीन्स यहाँ पे जो पायरुवेट कन्वर्ट होगा लैक्टिक एसिड के अंदर, तो ऑल ओवर आपका जो एंड प्रोडक्ट होगा वो दैट इज द लैक्टिक एसिड. ओके. सो ऑप्शन नंबर ए होता है आपका करेक्ट. अगर नॉर्मल हमारे अदर सेल्स के अंदर बात करते हैं तो उसके अंदर पायरुविक एसिड करेक्ट आंसर होता, बट यहाँ पे क्या पूछा गया आपका? यहाँ पे आरबीसी पूछा गया. ओके. सो ऑप्शन नंबर फर्स्ट होगा आपका करेक्ट. नाउ क्वेश्चन नंबर 58. द अमीनो एसिड दैट कैरी नेगेटिव चार्ज अपॉन आयोनाइजेशन आर. तो यहाँ पे क्या है कि नेगेटिव चार्ज आ रहा है अमीनो एसिड पे, तो श्योर सी बात है जो नेगेटिव चार्ज है, लाइक नेगेटिव चार्ज कब होता है? जब ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप, उसका जो एडिशनल कार्बोक्सिलिक ग्रुप है वो अगर उसका जो H+ लूज़ कर दे, है ना, अगर H+ लूज़ कर दे तो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज लगता है. तो ऑल ओवर यहाँ पे जो अमीनो एसिड होना चाहिए वो कैसा होना चाहिए? एसिडिक इन नेचर होना चाहिए. ओके. सो एसिडिक इन नेचर का अमीनो एसिड कौन सा? दैट इज द एस्पार्टिक एंड द ग्लूटामेट. ओके. तो एस्पार्टिक एसिड एंड द ग्लूटामिक एसिड. सो ऑप्शन नंबर डी होता है आपका करेक्ट. तो aspartic acid and the glutamic acid are the amino acid that have an additional carboxylic group, okay, that can release a proton. उसका जो H+ है that is the प्रोटोन को रिलीज करेगा. जैसे प्रोटोन को रिलीज करेगा, है ना, ये COOH, तो जैसे इस प्रोटोन को रिलीज करेगा तो ये कन्वर्ट होगा COO- में. ओके. तो ये होता है आपका फिर आपका जो भी है उसमें नेगेटिव चार्ज लग जाएगा. ओके. सो एस्पार्टिक एसिड एंड द ग्लूटामिक एसिड इज द एसिड अमीनो एसिड. सो ऑप्शन नंबर बी सी होता है आपका करेक्ट. नाउ क्वेश्चन नंबर 59. Which of the following combination of the property hold true for the structure of DNA possessed by the Watson and Crick. तो Watson and Crick वही है नॉर्मल हमारी बॉडी के अंदर जो DNA होता है दैट इज द BDNA. ओके. जो नेचुरल कंडीशन में रहता है, तो यहाँ पे उसकी कुछ प्रॉपर्टीज होती है ना. तो वो डबल स्टैंडर्ड राइट हैंडेड हेलिक्स स्ट्रक्चर होता है, तो राइट है ऑप्शन नंबर फर्स्ट ना. 2 चैन आर पैरेलल इन पोलैरिटी. अब पैरेलल कैसे होता है? एक तो आपका जाता है 5' टू 3', दूसरा जाता है 3' टू 5', मीन्स एंटी पैरेलल होता है नेचर में. सो ये तो होगा नहीं. नाउ थर्ड इज द डायमीटर ऑफ द हेलिक्स इज 2.0 नैनोमीटर एंड द पिच ऑफ द हेलिक्स इज द 3.4 नैनोमीटर. तो ये होता है आपका करेक्ट. ना ऑप्शन नंबर 4 क्या है? दे आर द 10 बेस पेयर इन ईच टर्न. तो ये भी सही है. सो ऑल ओवर आपका फर्स्ट, थर्ड एंड फोर्थ 3 ऑप्शन होते हैं आपके करेक्ट. ओके. तो देखो फर्स्ट, थर्ड एंड फोर्थ कहाँ दे रखा है? ये दे रखा है ऑप्शन नंबर थर्ड में. ओके. फर्स्ट, थर्ड एंड द फोर्थ. सो ऑप्शन नंबर थर्ड है आपका करेक्ट. ओके. नाउ तो यहाँ पे ये जो रोटेशनल डिग्री है वो 32 एंड 34 के अप्रॉक्स होती है, इसलिए ये भी इनकरेक्ट है. ओके. नाउ क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट. पैकिंग मैन इज नॉन एज. तो ये जो मैन है दैट इज द सिंथ्रोपस. ओके. इसको सिंथ्रोपस बोलते हैं. एग्जाम्पल ऑफ होमो इरेक्टस. ऑप्शन नंबर डी होता है आपका करेक्ट. नाउ क्वेश्चन नंबर 61. अनरेस्ट्रिक्टेड रिप्रोडक्टिव कैपेबिलिटी ऑफ पॉपुलेशन इज कॉल्ड. अनरेस्ट्रिक्टेड मीन्स यहाँ पे कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है.
बहुत सारी रिप्रोडक्शंस कर सकता है, रिप्रोडक्शंस लार्ज नंबर में कर सकता है। तो ऑल ओवर इसको हम क्या बोलते हैं, बायोटिक पोटेंशियम। बायोटिक पोटेंशियम क्या होता है, अनरेस्ट्रिक्टेड ग्रोथ ऑफ द पॉपुलेशन रिजल्ट इनटू द मैक्सिमम ग्रोथ ऑफ देयर दैट पॉपुलेशन। उससे रिजल्ट में क्या होगा, अगर उसकी पॉपुलेशन में रेस्ट्रिक्शन नहीं है तो ऑल ओवर उसकी पॉपुलेशन क्या होगी, मैक्सिमम हो जाएगी। ओके, सो यहाँ पे जो ऑप्शन है बी होता है आपका करेक्ट, दैट इज द बायोटिक पोटेंशियम। ओके, now question number 62, centrum is 8 vertebra of the frog is। तो आपको क्या इसके लिए, इस आंसर के लिए आपको बॉन्स जो है फ्रॉग की वर्टिब्रा आपको लर्न होनी चाहिए, है ना, दैट इज द एम्फियोसीलस। सो ऑप्शन नंबर डी होता है आपका करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 63, द ऑर्डर ऑफ एवोल्यूशन पैटर्न फॉर नाइट्रोजन एक्सक्रीशन इन वर्टिब्रा। तो आपको पता है कि अलग अलग ऑर्गेनिजम्स में, लाइक किसी में अमोनिया होता है, नाइट्रोजन वेस्ट, किसी में यूरिया होता है, तो किसी में यूरिक एसिड होता है ना। तो यहाँ पे हमें क्या देखना है, एवोल्यूशन में सबसे पहले कौन आया, फिर कौन, है ना, कैसे अपने आप को अडॉप्ट करना स्टार्ट हुआ। तो श्योर सी बात है, मराइन से लैंड हुआ, तो मराइन से लैंड हुआ तो अमोनिया पहले आएगा, देन यूरिक एसिड, देन यूरिया, देन यूरिक एसिड। ओके, सो ऑप्शन नंबर बी होगा आपका करेक्ट। नाउ क्वेश्चन नंबर 64, द बेसिक फंक्शन ऑफ इकोसिस्टम इज टू। इकोसिस्टम का बेसिक फंक्शन क्या होता है कि एनर्जी का ट्रांसफर करना, है ना, एनर्जी हाई ट्रॉपिक लेवल टू लो ट्रॉपिक लेवल। तो एनर्जी का ट्रांसपोर्ट मीन्स एनर्जी लाइक ज़रूरी नहीं है ना, लाइक एनर्जी का रोटेशन होना। ओके, तो ऑल ओवर यहाँ पे क्या है, यूटिलाइजेशन एनर्जी। ये कहाँ दे रखा है, ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है। ओके, तो यहाँ पे कहीं एनर्जी का दे नहीं रखा है, सो ऑप्शन नंबर ए होगा आपका करेक्ट। नाउ क्वेश्चन नंबर 65, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट टिपिकल इवेंट एसोसिएट विद सेल सिग्नलिंग। तो मैंने ये चीज़ बोली थी, जो सेल सिग्नलिंग वाला प्रोसेस है कुछ नहीं है, 2-4 सा ग्राफ है ना, लाइक GPCR सिग्नलिंग लर्न कर लेना एंड IP3 सिग्नलिंग लर्न कर लेना, तो उसी के अंदर आपका CMP आ जाएगा। ओके, तो जब IP3 आप देखोगे, है ना, तो इसके अंदर ये सारे जो आपका प्रोसेस होगा तो आपको सब दिख जाएगा, लाइक प्रोडक्शन ऑफ सेकेंडरी मैसेंजर CMP एंड IP3, वो भी सेल सिग्नलिंग में आता है। कैल्शियम आयन एंड सेल मेम्ब्रेन, ये भी होता है। एक्टिवेशन ऑफ प्रोटीन काइनेस, ये भी आप देख लोगे, यहाँ पे CMP बाइंड होती है ना। तो ऑल ओवर यहाँ पे जो ओड वन है, दैट इज द स्टिमुलेशन ऑफ एपोप्टोसिस। ओके, तो एपोप्टोसिस का प्रोसेस नहीं होगा, स्टिमुलेशन नहीं होगा, सो ऑप्शन नंबर सी हो आपका करेक्ट। ओके, now question number 63, which of the following form pons and cerebellum in adult vertebra brain। ये क्वेश्चंस अगेन रिपीटेटिव है, एज इट इज है, सेम लाइन है। तो यहाँ पे आपका रामन सिफेलन इज करेक्ट आंसर। ओके, कुछ नहीं है, नॉर्मल सा आपको ये जो प्रोसिफेलन, मिजनसिफेलन, रामनसिफेलन एंड स्पाइनल कोड, इनमें थोड़ा थोड़ा सा ऑरिजन होता है अलग अलग ऑर्गन्स का, लाइक आई का फॉर्मेशन, किसी किडनी का फॉर्मेशन, है ना। तो आपको पता होना चाहिए कि किसमें क्या फॉर्म हो रहा है। ओके, तो ऑल ओवर यहाँ पे जो आंसर है दैट इज द ऑप्शन नंबर सी। Now question number 67, when bacteriophage is integrated into the cellular genome। तो bacteriophage integrated into the cellular genome is, तो यहाँ पे ये बैक्टीरियोफेज इंटू द सेलुलर इज कॉल्ड एज, इसको हम बोलते हैं प्रोफेज, इस प्रोसेस को हम बोलते हैं प्रोफेज। ओके, तो ये क्वेश्चन एज इट इज लास्ट ईयर की रिपीटेटिव है। ओके, इस ऑप्शन नंबर ए है आपका करेक्ट। ना क्वेश्चन नंबर 68, माइटोकॉन्ड्रियल DNA डिफरेंट फ्रॉम न्यूक्लियर DNA। तो आपको पता है कि जो माइटोकॉन्ड्रियल DNA होता है वो न्यूक्लियस DNA से डिफरेंट होता है। ओके, बहुत सारी प्रॉपर्टीज होती है, इनमें से एक प्रॉपर्टी है जो माइटोकॉन्ड्रियल DNA होता है, दे हैव अ लैकिंग रिपीटेटिव सीक्वेंस। ओके, सो ऑप्शन नंबर डी होता है आपका करेक्ट। नाउ क्वेश्चन नंबर 69, which one of the following proteins circulate in blood and coat the surface of microbes to form membrane attack complex। तो ऑब्वियसली इसका आंसर है कॉम्प्लेक्स प्रोटीन। ओके, जो मेम्ब्रेन अटैक प्रोटीन कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन करता है। कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन एक के बाद एक ऐसे एक्टिवेटेड होते जाते हैं। ओके, सो ऑप्शन नंबर बी होता है आपका करेक्ट। नाउ क्वेश्चन नंबर 70, विच रेफरेंस टू पिट्यूटरी विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। ओके, तो आपको पता है कि जो न्यूरो हाइपोफाइसिस है, दी कलेक्ट एंड द स्टोर वैसोप्रेसिन एंड ऑक्सीटोसिन
है ना। तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर सी है वो आपका होता है करेक्ट। ओके ना, तो आपको क्या करना होगा कि जो वैसोप्रेसिन का फंक्शन क्या है एंड ऑक्सीटोसिन का फंक्शन क्या है, इसमें कौन से हार्मोन्स होते हैं, क्या फंक्शंस होते हैं, सारा अच्छे से लर्न कर लेना, बिकॉज इन हार्मोन्स के बारे में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। ओके, सो ऑप्शन नंबर सी होगा आपका करेक्ट। Now, question number 71. Which of the following blood cell develop into macrophage in loose connective tissue? तो श्योर सी बात है कि जब हम नॉर्मल देखते हैं कि जो मोनोसाइट मैच्योर होगी, ओके, तो वो ब्लड सीरम से जब टिश्यू के अंदर ट्रांसफर होती है, ओके, जो मोनोसाइट ब्लड सीरम से टिश्यू के अंदर ट्रांसफर होती है, तो वो अपनी साइज़ को इंक्रीज़ कर लेती है। जैसे ही वो अपनी साइज़ को इंक्रीज़ करती है, उस टाइप की सेल को हम बोलते हैं मैक्रोफेज। ओके, तो ऑल ओवर यहाँ पे टिश्यू में जाएगी, तो ये हम बोलेंगे जो मैक्रोफेज टिश्यू में जाती है, तो किसकी, इसको हम कहाँ, मोनोसाइट होता है वो, जो मोनोसाइट टिश्यू के अंदर जाता है ना, तो उस सेल को हम बोलते हैं मैक्रोफेज। ओके, तो ये जो मैक्रोफेज होता है, अगर वो ब्रेन के अंदर ट्रांसफ़र हुआ तो उसको हम बोलेंगे माइक्रोग्लियल सेल्स। अगर वो लीवर की सेल है तो हम बोलेंगे कफर सेल। अगर किडनी की है तो मेसेंकेरियल सेल्स, बॉन्स की तो ऑस्टियोक्लास्ट। तो ये भी ध्यान रखना, ये भी पूछा जाता है। ओके, तो यहाँ पे जो आपका आंसर है, ये मोनोसाइट कन्वर्ट होती है आपकी मैक्रोफेज के अंदर इन दी टिश्यू। ओके, अपने कुछ नहीं है, मोनोसाइट अपनी साइज को इंक्रीज कर लेता है, उसी को मैक्रोफेज बोला जाता है। सो ऑप्शन, एंड ये क्या है, मैक्रोफेज क्या करेगी, एज अ फैगोसाइटोटिक सेल रिप्रेजेंट करेगी। ओके, सो ऑप्शन नंबर ए होगा आपका करेक्ट। वही चीज़ है, मैंने आपको बोली कि जितनी भी एंटीबॉडीज़ है उसकी फंक्शंस लर्न कर लेना, एंड जितनी भी फैगोसाइटोटिक एक्टिविटी करने वाली, लाइक डेंड्राइटिक सेल हुई, मैक्रोफेज सेल हुई, है ना, अलग अलग सेल हुई, तो आप उसकी नॉर्मल फंक्शंस लर्न कर लो। ओके, सो ऑप्शन नंबर ए होता है आपका करेक्ट। Now, question number 72. Which of the following pattern indicate resources limitation? तो जब resources limitation है, तो यहाँ पे जो आपका लॉजिस्टिक ग्रोथ कर्व है, दैट इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर बी। ओके, तो आपने नॉर्मल सुना होगा एस शेप कर्व, ये होता है आपका लॉजिस्टिक ग्रोथ कर्व। इसके अंदर क्या होता है, कैरिंग कैपेसिटी आ जाती है। क्या आ जाती है, कैरिंग कैपेसिटी आ जाती है, मीन्स उससे उस थोड़ा सा उसके ऊपर जाएंगे तो एक ऑर्गेनिज्म एक पर्टिकुलर एनवायरनमेंट कंडीशन के अंदर पर्टिकुलर ग्रोथ करेगा। लाइक यहाँ पे इस कंडीशन में क्या होगा, उसका जो रिसोर्सेज है लिमिटेड है ना, अनलिमिटेड नहीं है। अनलिमिटेड किस में होता है, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ कर्व होता है, तभी तो वो ऐसे जे सब कर्व करता है। बट लॉजिस्टिक ग्रोथ कर्व में क्या होता है कि उसमें अंदर जो ऑर्गेनिज्म है ना, जो ऑर्गेनिज्म है उसकी कैरिंग कैपेसिटी होगी, एक पर्टिकुलर कैपेसिटी होगी, पर्टिकुलर नंबर तक ही अपने नंबर को, ऑफस्प्रिंग को प्रोड्यूस कर पाएगा। ओके, अगर वो अपनी कैरिंग कैपेसिटी क्रॉस कर लेता है तो वो ऑर्गेनिजम्स एकदम से अपने नंबर को डिक्लाइन हो जाएगा और वो उसकी पॉपुलेशन जाएगी। ओके, तो ऑल ओवर यहाँ पे क्या होगा, अगर उसको एनवायरनमेंट में रहना है, अगर उस ऑर्गेनिज्म को एनवायरनमेंट में रहना है तो एक हद में रहना होगा, अपनी लिमिट में रहना होगा। ओके, लिमिट क्रॉस नहीं कर सकता। ओके, क्यों नहीं कर सकता, क्योंकि वहाँ पे रिसोर्सेज अवेलेबल नहीं है, रिसोर्सेज लिमिटेड है, रहने के लिए घर लिमिटेड है, हर चीज़ लिमिटेड है। ओके, ज़्यादा अगर नंबर इंक्रीज होगा तो कंपटीशन बढ़ जाएगा, ज़्यादा होगा तो स्पेस के लिए, तो ऑल ओवर सारी चीज़ें प्रॉब्लम क्रिएट करती है ना। तो लिमिटेड चीज़ होगी, तो यहाँ पे आपका जो आंसर है दैट इज द लॉजिस्टिक ग्रोथ कर्व। ओके, सो ऑप्शन नंबर बी होगा आपका करेक्ट। ये एस शेप कर्व है ना। तो इनडायरेक्ट वे में आपका कभी आपका कैरिंग कैपेसिटी पूछ लिया गया है, तो कभी क्या पूछ लिया गया है, तो इनडायरेक्ट वे में ये जो कर्व है, लाइक लॉजिस्टिक ग्रोथ कर्व एंड द एक्सपोनेंशियल ग्रोथ कर्व, तो इन दोनों के बारे में एक बार आप अच्छे से देख लेना। ओके, सो ऑप्शन नंबर बी होता है आपका करेक्ट। Now, question number 73. In response to increase in osmolarity of the blood, तो अगर ब्लड में ऑस्मोलिटी इंक्रीज होती है तो सबसे पहली चीज़ ये आती है, ऑस्मोलिटी होती है ब्लड के अंदर, कैसे मेज़र करते हैं, हम मेज़र करते हैं कि वो सब्सटेंस के अंदर दूसरा सब्सटेंस कितना डिजॉल्व है। ओके, अगर जितना ज़्यादा होगा उतनी ही उसकी जो कंसनट्रेशन है, द ग्रेटर कंसनट्रेशन ऑफ सब्सटेंस डिजॉल्व मीन्स हाई ऑस्मोलिटी, मीन्स एक सब्सटेंट है, ओके, एक सब्सटेंट, इसके अंदर दूसरा सब्सटेंट कितना डिजॉल्व है, अगर ज़्यादा डिजॉल्व है मीन्स उसकी ऑस्मोलिटी ज़्यादा होगी ब्लड की। ओके, तो यहाँ पे क्या होता है कि अगर प्लाज्मा ऑस्मोलिटी इंक्रीज होगी मीन्स ऑल ओवर जो ब्लड का जो वॉल्यूम है वो डिक्रीज होगा एंड वो एडीएस को स्टिमुलेट करेगा। सो ऑप्शन नंबर आपका होगा सी करेक्ट। ओके, इसको एक बार फिर भी अपने साइड से देख लेना। ओके, सो ऑप्शन नंबर सी है मेरे हिसाब से सी करेक्ट। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 74. A 0.02 mole L-1 solution may also be correctly expressed in, तो 0. यहाँ पे क्या दे रखा है,
0O2, ओके। तो 1 मोल इज इक्वल टू 1000 मिलीमोल, ओके। तो 1000 मिलीमोल, तो 0.0 मोल इक्वल होगा आपका 20 मिलीमोल, ओके। कैसे देखो ना, तो यहाँ पे अगर 0.0 मोल है तो मोल है, तो इसको नॉर्मल अगर इसको सॉल्व करिए, पॉइंट हटाया तो यहाँ पे नीचे क्या लगेगा, 20 लगेगा, क्योंकि 2 डिजिट है, ओके। अब इसको हमें क्या करना है, इस मोल को हमें कन्वर्ट करना है मिली मोल में, मीन्स हमें 1000 से मल्टीप्लाई करना होगा, तो 1000 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो यहाँ पे जब ये हटा, है ना, जब ये हटा तो 100 लगा, तो 20 से 20 कैंसिल, तो ऑल ओवर यहाँ से 2 इंटू 10 कितना होगा आपका, दैट इज द 20। तो ऑल ओवर आपका जो आंसर आएगा दैट इज द 20 मिली मोलर सॉल्यूशन, ओके। सो ऑप्शन नंबर सी है आपका करेक्ट। Now, question number 75. The end point of cell migration is embryo develop is determined by concentration of chemical is called. तो आपको पता है कि हमारी बॉडी के अंदर, लाइक एग्जांपल लेते हैं आप अपना हाथ का, है ना, अपना हैंड है, तो ये आपका थंब है, ये एक फिंगर, दूसरी फिंगर, फिर आपकी छोटी वाली फिंगर, ओके। तो यहाँ पे आपको पता है कि ये जो कंसंट्रेशन है, यहाँ पे केमिकल जा रहा है, कुछ तो जा रहा है, तभी तो उसकी सब में एक पर्टिकुलर साइज की फिंगर है ना। तो ये किसकी वजह से होती है, एक मॉर्फोजन, हमारे बॉडी के अंदर एक मॉर्फोजन एक केमिकल होता है, उसकी अगर वो ज़्यादा हाई कंसंट्रेशन हुई तभी तो आपकी ये जो मिडल फिंगर है वो लंबी हो गई एंड जो साइड वाली फिंगर है वो छोटी हो गई। तो ऑल ओवर ये मॉर्फोजन की कंसंट्रेशन की वजह से ही आपकी जो बॉडी के अंदर जो भी, लाइक हाथ लंबा कितना होना है, आपकी ईयर, आपकी जो भी एक पर्टिकुलर शेप देना होता है ना, हाथ का एग्जांपल सबसे बेस्ट होता है। तो ये आपका ये मॉर्फोजन केमिकल ही, ये जो केमिकल होता है, कंसंट्रेशन ऑफ द केमिकल इज कॉल्ड द मॉर्फोजन, इसको हम क्या बोलेंगे, मॉर्फोजन बोलते हैं, ओके। सो ऑप्शन नंबर बी होगा आपका करेक्ट। तो इस वीडियो के अंदर हम 75 क्वेश्चंस को डिस्कस कर दिया है। अब मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट के अंदर, जितना हो सके मैं जल्दी अपलोड करूँगी, ओके। तो अगर आपको इस वीडियो की रिलेटेड कुछ भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट में बताना, ओके। तो जितने भी ऑल ओवर डाउट होंगे मैं लास्ट वीडियो के अंदर डिस्कस कर दूँगी, ओके। तो यहाँ पे इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आप मेरे चैनल पे न्यू है तो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, ओके। एंड अगर आप मुझे टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन करना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, तो वो आप उस पर लिंक पे क्लिक करना, आपको टेलीग्राम ग्रुप ओपन हो जाएगा, ओके। तो अगर आप किसी के भी पास 2015 का पेपर है देन वो मुझे मेल कर सकता है, अदरवाइज टेलीग्राम ग्रुप में सेंड कर देना, ओके। सो इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो को लाइक करना एंड चैनल को सब्सक्राइब करना। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बाय बाय, टेक केयर।